48 घंटे बीत चुके हैं और सीमा हैदर गायब। 2 दिन से सीमा हैदर को किसी ने नहीं देखा। कोई कहता है कि सीमा को पुलिस लेकर चली, तो कोई कहता है कि सचिन और सीमा के साथ कहीं अलग जाकर रह रही। सीमा का परिवार जो कल तक मीडिया से मदद मांग रहा था, वो मीडिया से दूरी बना रहा। दूसरी तरफ सीमा हैदर केस में अब यूपी एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है। सीमा के कराची कनेक्शन को डिकोड करने पर लगातार काम चल रहा है और सवाल यह तक उठ रहा है कि क्या सीमा का सीक्रेट कोई सामने आ गया। सवाल यह कि क्या सीमा ने सरेंडर कर दिया, क्या सीमा के खिलाफ 48 घंटे में कोई बड़ा एक्शन हो चुका है जिसका खुलासा बाकी। ऐसे हर सवाल का जवाब ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको। सीमा और सचिन की स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा जब कैमरे पर आई तो उसने जो कहानी सुनाई उससे सोशल मीडिया पर करीब करीब लव स्टोरी तय कर दी गई। लेकिन अब वही स्टोरी पूरी तरह से पलट गई है। स्क्रिप्ट अब 360 डिग्री घूम गई है। स्टोरी में फिर से स्पाई वाला एंगल आ गया है और सीमा हैदर की मुश्किल बढ़ गई है। सीमा फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि सीमा 48 घंटे से लापता है। सीमा को 48 घंटों से किसी ने नहीं देखा। 48 घंटों से सीमा मीडिया के किसी कैमरे पर भी नजर नहीं आई और सरहद पार से आई सीमा हैदर गायब है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के इसी घर में रहती थी, जहां देखिए कि घर का दरवाजा बीते कई दिनों से लगातार बंद है और किसी भी बाहरी लोगों को अंदर एक्सेस नहीं मिला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सीमा इस घर पे न तो मौजूद है, ना ही इस घर पे सचिन मीणा मौजूद है। लेकिन देखिए किस तरीके से परिवार वालों ने दरवाजे के मेन गेट पे जो है ये पोस्टर लगाया है, जहां उन्होंने लिखा है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी मीना फैमिली। यानी मीना फैमिली के द्वारा यह कहा गया है कि घर के अंदर कोई ना आए, खास करके मीडिया। क्योंकि जिस तरीके से जब से लोगों को पता लगा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक है वो अपने प्रेमी सचिन के घर पहुंची, तब से लगातार जो है यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा था। उसके अलावा गांव के लोग के साथ साथ आसपास के भी जो इलाके के जो लोग थे वो सीमा हैदर को देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे। जहां शुरुआत में लोगों ने मुंह दिखाई के तौर पर तमाम पैसे भी दिए, मिठाइयां भी बांटी और उसके बाद से पूरे तरीके से इस घर को बंद कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ या तो पुलिस अलाव है या फिर मीना फैमिली अलाव है, उसके अलावा कोई अलाव नहीं है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिनों से सीमा मीणा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, साथ ही साथ सचिन मीणा भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो सीमा के जो फादर हैं, जो फादर इन लॉ जिनको कहते हैं नेतराम, वो यहाँ सिर्फ घर पे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। आए दिनों यहाँ पे पूरे लोगों का जमावड़ा बना रहता है। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पूरे गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के जिस घर में सीमा और सचिन साथ साथ रहते थे, जिस घर में सीमा अपने डांस वीडियो बना रही थी, सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी, आज उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा की जो गली मीडिया के कैमरों से गुलजार थी, जिस गली में सीमा से मिलने वालों का तांता लगा रहता था, आज वही गली सुनसान पड़ी है। सीमा सिर्फ मीडिया के कैमरों से ही गायब नहीं हुई है, बल्कि सचिन के परिवार का बिहेवियर भी बदल गया है। कल तक जो मीणा परिवार अपनी मदद के लिए मीडिया से गुहार लगा रहा था, जिन मीडिया के कैमरों पर सीमा अपनी कहानी बता रही थी, भारतीय नागरिकता पाने के लिए मदद मांग रही थी, अब सीमा और सचिन की फैमिली उसी मीडिया से दूरी बनाने के लिए पोस्टर लगवा रही है। घर पर प्राइवेसी के रिस्पेक्ट वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। सीमा और सचिन के साथ पूरा परिवार सन्नाटे में है। सीमा पिक्चर से आउट हुई, इधर सोशल मीडिया पर सवालों की लाइन लग गई। सवाल यह है कि आखिरकार सीमा मीडिया से दूरी क्यों बना रही है? सीमा का परिवार मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा? क्या सीमा जो कहानी कैमरे पर सुना रही थी, उस कहानी में झोल है? और जब हमारी टीम ने इस सवालों का जवाब सीमा के वकील से पूछा, तो सीमा के वकील ने नो कमेंट की रट लगा दी। सर आप ये बताइए। नो कमेंट्स। आप सीमा के वकील हैं? नो कमेंट्स। क्या सीमा घर पे? आप ये बता दीजिए सर। नो कमेंट्स। सर ये इतनी जानकारी तो आप दे सकते हैं। नो कमेंट्स।
तो देखिए ये काले कोट में निकले हैं सीमा के घर से और ये देखिए कि जो है उन्होंने कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन इस घर के अंदर जो है वो सचिन के फादर मौजूद हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, जिसके बाद अंदर जो मौजूद वकील थे वो यहां से निकले, लेकिन वकील से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन देखना यही होगा कि सीमा आखिर कहां है, किसके घर पे रह रही है, सचिन मीणा कहां है, और तमाम एजेंसियां जो जांच कर रही है, जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से मीडिया को लेकर सीमा, सचिन और उनके परिवार का रवैया बदला है, क्या इसकी वजह यह है कि सीमा किसी मुश्किल में है और परिवार इस खबर को दबाना चाहता है? ऐसी कई थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो सीमा के ऊपर उठ रहे सवालों और शक की सुई को गाढ़ा कर रही है। इनपुट मिल रहा है कि सीमा को लेकर जांच एजेंसियों ने नया प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत पुलिस ने ही सीमा, सचिन को फिर से सेफ हाउस में शिफ्ट किया है। इसी सेफ हाउस में सीमा और सचिन का इंटरोगेशन हो रहा है। सीमा से नए तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीमा हैदर जो दावा कर रही है वो सच है या झूठ, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। यूपी पुलिस, यूपी एटीएस के साथ साथ देश की कई एजेंसियां इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं। सीमा हैदर से इस बाबत कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन सीमा हैदर ने पूछताछ के दौरान कई ऐसे जवाब दिए हैं जो कहीं न कहीं उसके प्रति शक पैदा करती हैं, और यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। फिलहाल सीमा हैदर के कराची कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तान बन गई है। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि इससे पहले जब सीमा से एटीएस ने पूछताछ की थी तो उसमें कई बातें क्लियर नहीं हुई। सीमा की स्टोरी में ऐसे पेज हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं। स्क्रिप्ट के कई ऐसे प्लॉट हैं जिनके सही जवाब सीमा के पास नहीं है, या फिर वो जवाब देना नहीं चाहती। इसलिए एटीएस उस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि एटीएस ने अभी तक सीमा को क्लीन चिट नहीं दी है। यूपी एटीएस का साफ तौर पे ये कहना है कि पूछताछ, जिन सवालों पर सीमा हैदर से पूछताछ की गई, उन सवालों का जवाब सीमा हैदर ने या तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दिया या फिर उसने गोलमोल दिया। कुछ सवालों के जवाब उसने नहीं दिए, ये कहते हुए उसने कहा कि उसे इस बाबत याद नहीं है, क्योंकि उसने चाहे मकान बेचने की बात की हो या फिर पाकिस्तान से भारत आने की बात थी, उस दौरान वो काफी जल्दबाजी में थी, इस वजह से उसे कई चीजें जो हैं वो याद नहीं थी। फिलहाल उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है। एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से माने तो सीमा हैदर को लेकर कराची कनेक्शन की जांच फिलहाल जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है। एटीएस की पूछताछ के दौरान सीमा ने कई बार अपने जवाब में वो कितने साल रही, इसका जवाब सीमा ने नहीं दिया। सीमा कराची में रहने का एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता पाई। सीमा का दावा है कि 2019 से वो गुलाम हैदर के साथ रह रही है। 2019 में गुलाम हैदर कराची से सऊदी अरब चला गया था, लेकिन जब एटीएस ने कराची कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे तो सीमा जवाब नहीं दे पाई। सीमा हैदर कराची में किसके साथ थी, कराची में रहने के दौरान किस किस के वो टच में थी, कराची में रहने के लिए सीमा को पैसे कौन देता था, सीमा की कराची में मदद कौन करता था, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब न तो सीमा हैदर के पास थे, न ही जांच एजेंसीज को इन सवालों के जवाब अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिल रहे हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर के दावों में साजिश की बू आ रही है। जांच एजेंसीज को शक हो रहा है कि कहीं आईएसआई ने तो सीमा को प्लांट नहीं करवाया, कराची में रहने के दौरान कहीं वो आईएसआई के कांटेक्ट में तो नहीं थी, और क्या सीमा सिर्फ आईएसआई का मोहरा है। इनपुट है कि अब जांच एजेंसीज का पूरा फोकस प्लानिंग की गई है। अब सीमा के कराची कनेक्शन की पूरी थ्योरी को डिकोड करने पर काम चल रहा है। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने ये बताया था कि उसका पति गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था और साल 2019 में वो वहीं से सऊदी अरब चला गया, जिसके बाद सीमा हैदर गुलाम हैदर से अलग रहती थी। लेकिन कराची में इस दौरान वो कहां रही, किन किन लोगों से वो मिलती थी, इसका सही ब्यौरा उसने अभी तक जांच एजेंसियों को सही तरीके से नहीं दिया है, और यही वजह है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो उसके प्रति शक पैदा करती हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों का ये कहना है कि उसके कराची कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआई ने सीमा हैदर को प्लांट किया हो
और यही वजह है कि उसके कराची कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं। इतना ही नहीं, सीमा के पास से कई चीजें ऐसी बरामद हुई हैं जो सीमा पर शक की लाइन को और गाढ़ा कर रही हैं। मसलन सीमा के पास 4 मोबाइल थे, इसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था। शक ये हुआ कि मोबाइल तोड़ा गया है। इसके साथ ही सीमा के पास 6 पासपोर्ट्स की बात भी सामने आई और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नेपाल से भारत में एंट्री सीमा ने की। सीमा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसने वो रास्ता अख्तियार किया है जिसमें हाई रिस्क है। अगर पकड़ी गई तो फिर सीमा पर जासूसी का आरोप लगेगा, सीमा को सजा होगी। फिर भी सीमा ने इतना बड़ा रिस्क लिया और अब वो भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है। बाद ही सीमा का क्या होगा ये तय होगा। नोएडा से प्रेरित और अनुज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया की चौथी औद्योगिक क्रांति में नए भारत की भूमिका कितनी अहम है, इसका जिक्र पीएम ने किया। पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी इकॉनमी का दावा किया तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोदी नींद में। अब सवाल यह उठता है कि नींद में है कौन? वो जो जमीन पर भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, या वो जिनका सारा विजन सत्ता में वापसी तक सीमित है? Only Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership turned the tide. They are the foundation of advanced technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, and renewable energy systems. आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे। फर्क यही है मोदी की पॉलिटिक्स और नए नए बने INDIA के विपक्षी गठबंधन की राजनीति में। विपक्षी INDIA कुनबे में तमाम चेहरे हैं, तमाम दावेदार, तमाम महत्वाकांक्षाएं और नए नाम वाले विपक्षी गठबंधन का सारा विजन इंडिया 2.0 को लेकर यही है कि 24 में बस कैसे भी सरकार बन जाए। दूसरी तरफ मोदी का भारत है नए एस्पिरेशन के साथ, जिसका जिक्र पीएम मोदी सेमीकंडक्टर क्रांति के मौके पर गुजरात में करते हैं। साथियों, आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है, तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। तो क्या 24 का मुद्दा उस विजन को चुनने का है जो भारत को आज से आगे की ओर बेहतर भविष्य की तरफ ले जाता है? और भारत 2.0 के भविष्य के लिए विपक्षी गठजोड़ का गंभीर विजन क्या है? क्योंकि सच ये है कि मोदी के भारत विजन की लकीर साफ दिखती है, जबकि विपक्षी कुनबे का इंडिया 2.0 विजन आज तक तो किसी मंच से नहीं दिखा। मोदी भारत को अगले टर्म में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देने का वादा करते हैं। इसके बरक्स विपक्ष का इंडिया विजन उतरता है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करते हैं तो विपक्ष का एजेंडा होता है देश में नफरत का बाजार है।
मोदी देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं तो विपक्ष भारत के लिए एजेंडा सेट करता है, हर हाल में मोदी को हराना है। और इसके लिए ऐसा लगता है जैसे विपक्षी गठबंधन ने INDIA के भीतर पीएम चेहरों की पूरी वैरायटी तैयार कर रखी है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप। आपकी तरफ से विपक्षी गठबंधन का यही यूएसपी है, तो क्या इस विजन को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल है कि भारत का भविष्य कौन देख रहा है और कौन सिर्फ अपने भविष्य को बचाने में अटका है? सच यह है कि भारत 2.0 विश्व की चौथी औद्योगिक क्रांति में अपनी भूमिका, अपने सपने सेट कर रहा है और इसका एक जरिया बनी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और दुनिया को भरोसा है मोदी के भारत पर। Every citizen and propelling the nation to emerge as a global powerhouse of sustainable and equitable development. भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। Only Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership turned the tide. विपक्षी नूरा कुश्ती और पारिवारिक विरासत बचाने के सारे उपक्रम के बीच उस क्रम को समझना जरूरी है जिसका असर भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के स्थापित होने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, साल 2022 में भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 90% से ज्यादा का आयात किया गया था क्योंकि भारतीय चिप उपभोक्ता बाहरी आयात पर निर्भर थे। लेकिन चिप इंडस्ट्री के भारत में शुरू होने के बाद यह अनुमान है कि 2026 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। एक अनुमान यह भी है कि सेमीकंडक्टर की खपत के साल 2026 तक 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और साल 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा को पार करने की उम्मीद है। और यही वजह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज चेहरे भारत में चिप इंडस्ट्री में निवेश करने को लेकर बेताब हैं। Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. Let's do this together. भारत को सेमीकंडक्टर निर्यात करने वाले देशों में चीन, ताइवान, अमेरिका और जापान शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन दरअसल देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया ताकि हिंदुस्तान भविष्य की नई इंडस्ट्री में काबिज हो सके। ऐसे में आने वाले समय में भारतीय उद्योगों की चिप को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता न सिर्फ कम होगी बल्कि भारत एक सेमीकंडक्टर का मजबूत सप्लायर चेन साबित होगा। वैसे भी बीते एक दशक में भारत ने कई सेक्टर्स में शानदार बढ़त हासिल की है और इसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत की ग्रोथ शानदार है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के
डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है।